बुलेटिन में हूँ जे क्या। भारतीय न्याय प्रक्रिया में 3 नए कानूनों में संशोधन किया गया है। इस प्रक्रिया में नए कानून जोड़े गए हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे एक कानून की जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच मौजूद हैं अधिवक्ता परिषद महाकौशल प्रांत के उपाध्यक्ष, सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक एवं छतरपुर के जाने माने क्रिमिनल लॉयर मिस्टर राजेंद्र कुमार गुप्ता एवं भारत सरकार के अधिवक्ता परिषद के जिला अध्यक्ष मिस्टर आसाराम त्रिपाठी एवं अधिवक्ता परिषद के प्रांत कार्यकारिणी के सदस्य अभिषेक खरे। आज देश में 3 महत्वपूर्ण कानून लागू किए गए हैं, लेकिन हम वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र गुप्ता से भारतीय न्याय संहिता 2023 के मामले में बातचीत करेंगे। देखिए, आज इस देश के लिए विशेष दिन है, क्योंकि विधि क्षेत्र में जो 3 महत्वपूर्ण कानून हैं उनमें नए कानून प्रतिस्थापित हुए हैं पुराने कानून की स्थान पे। महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब 1860 में भारतीय दंड संहिता बनी थी, उस समय हमारा देश स्वतंत्र नहीं था, तो अंग्रेजों के द्वारा वो कानून बनाए गए थे। अगर आप उसका नाम देखेंगे तो उसका नाम भारतीय दंड संहिता रखा गया था। उसका उद्देश्य अगर देखें अपन मूलतः कि भारतीयों को सिर्फ दंडित करने का उद्देश्य उस लॉ में था। आज चूंकि हम आज़ादी के 75 साल पूरे कर चुके हैं, ऐसी स्थिति में ऐसी कुछ चीज़ें कानून में हैं जिससे कि हमें स्वतंत्रता का एहसास नहीं हो रहा था, और आज के परिप्रेक्ष्य में वो जो लॉ है वो प्रासंगिक भी नहीं थे। तो आप इस जो नया आज आपराधिक कानून लागू हुआ है, इसका नाम है भारतीय न्याय संहिता। अगर आप इसको देखेंगे तो इसके हेडिंग से आपको ये लगेगा कि इस कानून को लाने का उद्देश्य है भारतीय लोगों के साथ न्याय हो। जिस व्यक्ति के साथ अपराध हुआ है उसको न्याय मिले, अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाया गया तो उसके साथ भी न्याय हो। सिर्फ दंड करना उद्देश्य नहीं, बल्कि न्याय करना उद्देश्य है। ये एक ब्रॉड धारणा है पूरी की पूरी। इन आज 3 कानून लागू हुए हैं। तीनों कानून में हम आज बेसिक चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता की। भारतीय न्याय संहिता में जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये जो गुलामी की जो धारणा थी, वो बात थी, उससे स्वतंत्रता पाने का एक उद्देश्य है। इसमें जैसे पहले कोर्ट की परिभाषा थी, तो कोर्ट की परिभाषा में कोर्ट ऑफ जस्टिस वर्ड यूज था। अब कोर्ट की परिभाषा में सिर्फ कोर्ट वर्ड यूज किया गया है। इसके अलावा पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा जो दी गई थी, उस पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा में जूरीमैन वर्ड एक था, उसको हटाया गया है। इसके अलावा इसमें मास और कैलेंडर, इसमें मास और वर्ष के संबंध में जो ब्रिटिश कैलेंडर शब्द का यूज किया गया था, उसके संबंध में ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्ड यूज किया गया है। इससे भी ये दर्शित होता है कि हमारी जो ये कानून है वो सिर्फ भारतीयों के लिए लाने का उद्देश्य है, और इसमें जो ऐसी शब्दावली थी जो हमको गुलामी का प्रभाव दिखा रही थी, उसको दूर करने का प्रयास किया गया है। इसमें जो बेसिक चीजें हैं, जो पुरानी दंड संहिता थी उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस नहीं थी, वो जोड़ी गई हैं। जैसे बालक की परिभाषा नहीं थी, नए लॉ में बालक की परिभाषा जोड़ी गई है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट की जो परिभाषा की गई है उसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख को भी जोड़ा गया है, क्योंकि ये नया युग है, इलेक्ट्रॉनिक युग है। इसके अलावा जेंडर जो है, जेंडर की परिभाषा में महिला और पुरुष था। अब इसमें ट्रांसजेंडर को भी जोड़ा गया है उस परिभाषा के अंतर्गत, क्योंकि एक नई कल्पना आई है ट्रांसजेंडर की, वो भी इस समाज के अंग है, तो उनको भी नहीं था इसमें स्थान, वो जोड़ा गया है। इसके अलावा जो जज की डेफिनेशन थी उसको कंसाइज किया गया है, संक्षिप्त कर दिया गया है। इसके अलावा महिला और पुरुष की अलग अलग डेफिनेशंस थी, की गई हैं। पहले इकट्ठी थी, अब अलग अलग डेफिनेशंस की गई हैं। इसके अतिरिक्त उसमें जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, जिसको चल संपत्ति बोल सकते हैं, उस चल संपत्ति में कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी जो शब्द है वो डिलीट करते हुए इसमें कुछ ऐसी चीजें भी जोड़ी गई हैं जैसे कि जिसको स्पर्श नहीं कर सकते, जैसे पेटेंट कराते हैं, कॉपीराइट्स हैं, ये भी प्रॉपर्टी है। इन चीजों को समाहित किया गया है इसमें। इसके अलावा इसमें एक जनरल एक्सप्लेनेशन डाला गया है, उसमें जहां पत्नी शब्द का प्रयोग था वहां स्पाउस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जेंडर के हिसाब से भी उसमें काफी चेंजेस किए गए हैं। इसके अलावा इसमें और महत्वपूर्ण चीज है कि
कम्युनिटी सर्विस एक कंसेप्ट लाया है। अगर छोटे अपराधों में दंड दिया जाएगा तो हम उसमें एक ही सामुदायिक सेवा करना पड़ेगी। सामुदायिक सेवा में न्यायाधीश कोई भी आदेश कर सकते हैं, पेड़ लगाओ, सफाई करो, जो भी उनको लगेगा। एक सामुदायिक सेवा, वृद्धाश्रम में सेवा देना, तो ये कंसेप्ट लाया गया है जो पुराने लॉ में कहीं नहीं था सामुदायिक सेवा का, कि जैसे जुर्माना करते थे, अब जुर्माने की जगह वो कम्युनिटी सर्विस के लिए भी ऑर्डर कर देंगे। इसके अलावा इसमें जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में एक वर्ड यूज था, उसमें रात्रि गृह भेदन, उसकी जगह पे उन्होंने कहा सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले गृह भेदन वर्ड यूज किया है। क्लैरिफाई किया गया है कि रात्रि गृह भेदन का मतलब जो था वो उसको स्पष्ट किया गया है। इसके अलावा आजीवन कारावास का जो था उसमें उसकी परिभाषा क्लियर नहीं थी। इस एक्ट में ये क्लियर किया गया है कई जगह पे कि आजीवन कारावास का मतलब है व्यक्ति के नैसर्गिक जीवन तक, टिल द डेथ, मतलब ये क्लैरिफाई किया गया है। इसके अलावा पहले रिस्ट्री की जो डेफिनेशन थी उसमें अग्नि द्वारा डेफिनेशन थी, अब विस्फोटक पदार्थ द्वारा डेफिनेशन भी इसमें ऐड की गई है अग्नि के साथ साथ। इसके अलावा भारत के बाहर से भारत में कोई अपराध कराने का, दुष्प्रेरण करने का प्रावधान नहीं था। आज आप देखते हैं कि कई विदेश से कई आतंकवादी संगठन या लोग भारत के अंदर ही षड्यंत्र करके ऐसे अपराध करा रहे हैं, तो ये एक नया चीज इसमें डाली गई है। इसके अलावा इसमें आतंकवादी कृत्यों को भी डिफाइन किया गया है, क्या क्या होंगे टेररिस्ट एक्टिविटीज। इसके साथ साथ इसमें जो है मॉब लिंचिंग, अभी हम कई बार देखते थे कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति द्वारा किसी के धर्म, जाति, जन्म के आधार पे कोई बहुत बड़ी हत्या हो जाती थी या फिर गंभीर चोटें पहुंचाई जाती थी। मॉब लिंचिंग को भी इसमें डाला गया है। इसके अलावा इसमें अभी जो इसके पहले प्रोविजन था 304A का, उपेक्षापूर्वक वाहन चलाकर उपेक्षापूर्ण कृत्य करते हुए किसी की डेथ कारित करना, उसमें अब एक प्रोविजन डाला गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना होती है तो वो व्यक्ति अगर पुलिस और मजिस्ट्रेट को सूचना किए बिना वहां से भाग जाता है तो वो गंभीर अपराध बना दिया गया, और अगर सूचना देता है तो उसके साथ लेनिएंट व्यू अपनाया जाएगा। इसके अलावा इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है ऑर्गेनाइज क्राइम, जो संगठित गिरोह क्राइम करते हैं। संगठित गिरोह के क्राइम कैसे हो सकते हैं, आप जैसे देखें बड़े लंबे स्तर पर फिरौती की मांग करना, अपहरण करना, जमीनों पे कब्जा करना, धमकी देना, बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनको ये बहुत बड़े मात्रा में संगठित होकर कर रहे थे, उसको इसमें ऑर्गेनाइज क्राइम की परिधि में डाला गया है। इसके अलावा इसमें पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम की भी कंसेप्ट लाया गया है। पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम में अगर माने अपन तो झपटमारी करना, चोरी कराना, इसके अलावा जैसे आप देखते हैं कि कई बार ट्रेन के रिजर्वेशन नहीं मिलते तो ट्रेन टिकट वगैरह का ब्लैक मार्केट में बिक्री करना। इसके अलावा प्रश्न पत्र, जो परीक्षाओं में भी लेटेस्ट कुछ अभी आए हैं मामले जिसमें प्रश्न पत्रों को लीक आउट कराना, पेपरों को, परीक्षाओं को लीक आउट कराना, ये बहुत छोटे इस ऑफेंसेस में डाले, ऑर्गेनाइज क्राइम में डाले। इसके अलावा पहले जो उपहति की परिभाषा थी उसमें एक कंसेप्ट नहीं था। कई बार व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाते साथ साथ ऐसी चोट पहुंचाते थे कि उसे स्थायी दिव्यांगता आ जाती थी या वो विकृतिशील हो जाता था, तो उस चीज को भी डाला गया कि अगर ऐसी स्थिति आई है तो और वो गंभीर गुरुतर अपराध हो जाएगा। इसके अलावा इसमें एक कंसेप्ट और डाला गया कि अगर लोक सेवक है, कोई वो बलवा या दंगा को रोकने का काम कर रहा है, उसको धमकी देने का अटेम्प्ट करना, प्रयास करने को भी इसमें अपराध बनाया गया है। इसके साथ साथ एक प्रोविजन इसमें नया ये जोड़ा गया है कि अगर कोई शासकीय कर्मचारी है वो पद कर्तव्य का निर्वहन करने या करने से प्रतिविरत रहने के लिए उसको धमकाने के लिए आत्महत्या का प्रयास करना, ये कंसेप्ट नहीं था। कई लोग ये कहते हैं कि ये साहब काम हमारा कर दो, नहीं करोगे तो हम सुसाइड कर लेंगे, इस टाइप का भी धमकी देते हैं, उनको बाध्य करते हैं कि वो इलीगल काम करें, तो ये कंसेप्ट भी इसमें डाला गया है। इसके अलावा इसमें स्नैचिंग, झपटमारी, कोई स्पेसिफिक, पहले चोरी का प्रोविजन था, स्नैचिंग का नहीं था, तो झपटमारी को भी इसमें प्रोविजन किया गया है। इसके अलावा मिसचीफ जो रजिस्ट्री के माध्यम से इसमें लोग क्षतियां करते थे, तो इसमें रजिस्ट्री के माध्यम से सरकारी और या स्थानीय प्राधिकरण की संपत्तियों को नुकसान करने के संबंध में प्रावधान जोड़े गए हैं। इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर किसी की सील, नाम पट्टिका का दुरुपयोग करता है, लगाता है और उसको जानते हुए उपयोग करता है, असली के रूप में रखता है, इसको भी जोड़ा गया है। बेसिक प्रोविजन इसमें ये जोड़े गए हैं।
इसके अलावा इनमें धाराओं में परिवर्तन किए गए हैं। धाराओं के परिवर्तन में जैसे अपना मर्डर था, मर्डर में 302 की जगह 303 कर दिया गया। इसमें अभी ये बता देना आवश्यक समझता हूं कि इसमें जो प्रोविजन डाला गया है, ये लापरवाही पूर्वक वाहन चला करके, उस प्रोविजन को अभी लागू नहीं किया गया है, वो अभी रोका गया है उसको। अन्य बहुत सारे प्रोविजन हैं जिसमें बदलाव किए गए हैं, जैसे इसमें 2-3 ऑफेंसेस को और जोड़ा गया है। अभी आप देखते थे कि रेप की जो परिभाषा थी, तो रेप की परिभाषा के अंतर्गत बहुत सारी चीजें समाहित थी, लेकिन कई बार ऐसे मामले आते थे कि लोग ये रिपोर्ट करते थे कि इसमें हमको विवाह का प्रलोभन देके, धोखे में रख के हमारे साथ संबंध बनाए और रेप की परिधि में आ रहा, तो इसको एक सेपरेट ऑफेंस बनाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को विवाह करने की झूठा आश्वासन देके या उसको नौकरी देने या प्रमोशन देने का कोई झूठा आश्वासन देके वो उसके साथ संबंध बनाता है, तो उसको एक सेपरेट ऑफेंस बनाया गया है। इसके अलावा इसमें भारत सरकार की प्रभुता अखंडता को खंडित करने के लिए कोई ऑफेंस किए गए, तो उसको स्पेसिफिक प्रोविजन किया गया है इसके संबंध में, और बहुत सारे प्रोविजन इसमें किए गए हैं। अपराध अभी इसके अलावा इसमें एक नया प्रोविजन भी जोड़ा गया है कि जो अपराध कराने के लिए बालकों को भाड़े पे लेते थे, नियोजित करते थे, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि आज एक नई प्रथा चालू हो गई है अपराधियों के मध्य में कि वो बालकों से ऑफेंस कराते हैं, क्योंकि वो जुवेनाइल कोर्ट चले जाते हैं, उनको गंभीर सजा नहीं होती। तो ये ट्रेंड को खत्म करने के लिए ये ऑफेंस को भी उसमें लाया गया है। अब हम बात करेंगे कि जो भारतीय दंड संहिता की बेसिक सेक्शंस थे जो हम लोग अभी तक यूज कर रहे थे, अभी थोड़ा मुश्किलात इसलिए आएगी कि वो पूरा नया लॉ आया है, तो सेक्शंस पूरे चेंज हो गए हैं, प्रोविजन चेंज हुए हैं। तो हम जो बेसिक अभी धाराओं पे काम करते थे, जो ज्यादा ऑफेंसेस आते थे, उनके संबंध में संक्षिप्त बात करेंगे। जैसे अभी धारा 34 का ऑफेंस होता था सामान्य आशय का, उसको नए कानून में धारा 3 सबसेक्शन 5 के अंतर्गत स्थान दिया गया है। इसके अलावा आपराधिक षड्यंत्र, जिसको 120B के अंतर्गत ऑफेंस मानते थे हम, वो 61 के अंतर्गत ऑफेंस होगा। रेप से संबंधित जो अपराध हैं, जो 376 के सब क्लॉजेस के अंदर आते थे, वो सेक्शन 64 से 71 तक ऑफेंसेस रहेंगे। इसके अलावा स्त्री की लज्जा भंग करने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग करना या हमला करना, जो 354 और उसके सबसेक्शंस में आते थे, उस को 74 से नए कानून में 74 से 79 तक रखा गया है। 304B का जहां हम बात करते दहेज मृत्यु के संबंध में, उस सेक्शन को अब नया जो कानून आया उसमें धारा 80 में प्रावधानित किया गया है। इसके अलावा पति पत्नी एक दूसरे के जीवित रहते पुनर्विवाह जो करते, द्वितीय विवाह जिसको बोलते थे, वो जो 494 495 में कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट को अब जाकर के 82 सेक्शन जो है नया डाला गया है, उसके अंतर्गत प्रावधानित किया गया है। इसमें एक बात और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पुराने लॉ में किसी अपराध के जो विभिन्न प्रकार थे, उनके लिए विभिन्न धाराएं थी, लेकिन इस लॉ में कोशिश किया गया कि कई प्रकार, जब एक ही प्रकार के विभिन्न किस्म के अपराधों को एक ही सेक्शन में समाहित किया जाए। इसलिए जैसे मैंने अभी बताया ना कि ये 2 धाराओं को अभी मैं चर्चा किया। इसके साथ साथ इसमें जो 498 पति या उसके नातेदार द्वारा क्रूरता करना 498 का ऑफेंस था, उसको सेक्शन 85 उसके लिए बना है नया। इसके अलावा इसमें हत्या के लिए पहले 302 था, अब 103 के अंतर्गत ऑफेंस चलेगा। इसी प्रकार से ऐसे अपराध जो हत्या की कोटि में नहीं आते, आपराधिक मानववध की कोटि में आते हैं, जो 304 में हम अभी तक देखते थे कि वो 304 का ऑफेंस है, वो सेक्शन 105 के अंतर्गत अपराध है अब होगा। इसके अलावा उपेक्षापूर्ण कृत्य से जो मृत्यु होती थी 304A, वो अब 106 में है, जैसे मैंने पहले कह दिए, इसको अभी इस प्रावधान को लागू नहीं किया गया है। इसके अलावा आत्महत्या का दुष्प्रेरण जो 306 में प्रावधानित था, वो अब 108 के अंतर्गत अपराध होगा। हत्या का प्रयास, जिसको अपन 307 के अंतर्गत अभी अपराध था, वो ये 109 के अंतर्गत अपराध होगा। आपराधिक मनोवध का प्रयास करना जो 308 के अंतर्गत अपराध था, वो आईपीसी के अंतर्गत, वो अब 110 के अंतर्गत अपराध होगा। अब उपपथि कारक करने के संबंध में जो 323 साधारण उपपथि की सेक्शंस लगती थी आईपीसी की, उसकी जगह अब 115 जो नई धारा है
नए कानून की, वो 115 के अंतर्गत साधारण आपत्ति अगर किसी को होती है तो 115 लगेगा का अपराध होगा। घोरोपति में 325 पहले थी, उसकी जगह अब 117 का अपराध होगा। खतरनाक आयुधों से घोरोपति का रद्द करना, कोई धारदार हथियार या कोई भारी हथियार से वेपन से करता है तो उसमें पहले 324 के अंतर्गत तो 326 दो प्रकार से ऑफेंस होता था। अब वो दोनों उठा करके इन्होंने 118 के अंतर्गत पूरा ऑफेंस बनाया है, मतलब दो ऑफेंस को एक ही सेक्शन में समाहित किया है। इसके अलावा अभी तक जो संपत्ति उद्यापित करने के लिए भय में डालना और चोट पहुंचाने का ऑफेंस 327 और 329 के अंतर्गत थे, उसको 119 में अपराध बनाया गया है। इसके अलावा लोक सेवक को कर्तव्य से भय विपरीत करने के संबंध में जो 332 और 333 के ऑफेंसेस थे, उनको 121 के अंतर्गत अपराध बनाया गया है। इसके अलावा किसी व्यक्ति के जीवन को संकटापन्न करने के लिए जो कृत्य होते थे वो 336, 337, 338 में ऑफेंस होते थे। जैसे कई बार कोई हवाई फायर कर देता था तो उससे व्यक्ति के जीवन संकटापन्न हो जाएगा। लापरवाही से वाहन चलाते हुए कोई व्यक्ति साधारण चोट पहुंचाता तो 337 होता था, गंभीर चोट तो 338 भी होता था। उस सबके लिए अब 125 जो सेक्शन है वो 125 के अंतर्गत तीनों अपराधों को समाहित किया गया है मिलाकर के। इसके अलावा अब इसमें हमला या आपराधिक बल का प्रयोग जो 352 में ऑफेंस था उसको 131 के अंतर्गत अपराध बनाया गया है। इसके पहले जो लोक सेवक को भय विपरीत करने के लिए पब्लिक सर्वेंट को धमकी देना या उसके साथ मारपीट करना, ऐसे जो अपराध होते थे 353 में अभी आईपीसी के अंतर्गत होते थे, उस अपराध को 132 नए कानून में के अंतर्गत अपराध बनाया गया है। इसके अलावा जो अपहरण, व्यपहरण, बलात्संग के संबंध में अपराध थे उन सबको 137 से 142 के अंतर्गत अपराध बनाया गया है। विधि विरोध जमाव का प्रत्येक सदस्य अपराध के लिए जो जिम्मेदार माना जाता था 149 सेक्शन थी, कॉमन सेक्शन थी, ज्यादातर जहां अधिक लोग थे वहां लगती थी ये धारा, वो 190 के अंतर्गत उसको अपराध बनाया गया है। इसके अलावा बलवा करने के संबंध में धारा 146, 47 और 148 प्रयोग जो होती थी उसकी जगह 191 सेक्शन को में रखा गया है अपराध इसको। इसके अलावा लोक सेवक के कार्य में बाधा डालने के लिए जो 186 थी उसकी जगह 221 धारा के अंतर्गत अपराध बनाया गया है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण धारा है कि कई बार हम देखते हैं कि कोई डीएम साहब ने, किसी पब्लिक सर्वेंट ने कोई एक आदेश दिया जिसका उल्लंघन करने पे 188 का अपराध होता था, उसको अब 223 के अंतर्गत अपराध बनाया गया है। इसके अलावा कई बार अपराध होने के बाद व्यक्ति साक्ष्य को नष्ट करने का प्रयास करते थे। जो 201 का अपराध होता था आईपीसी में, उसको 238 के अंतर्गत अपराध बनाया गया है। इसके अलावा लोक मार्ग पे उतावलेपन से वाहन चलाने का जो अपराध 279 अभी लगता था, 338 के साथ में लगता था, इस अपराध को 281 के अंतर्गत अपराध बनाया गया है। अश्लील कार्य करना या गाने गाना जो 294 अमूमन हर केस में लगता था कि हमको गंदी गंदी गालियां दी, तो 294 हर केस में लग रहा था। वो 294 का जो ऑफेंस है वो 296 के अंतर्गत अपराध होगा। इसके अलावा चोरी के लिए जो 379 में प्रावधान था वो प्रावधान 303 के अंतर्गत किया गया है। इसी प्रकार उद्यापन के लिए जो है वो 308 में प्रावधान किया गया है और लूट के लिए जो दंड है वो 309 में प्रावधानित किया गया है। न्यास भंग के लिए, आपराधिक न्यास भंग के लिए पहले 405 और से लेके 409 तक की धाराएं थी, अब उन सबको 316 के अंतर्गत अपराध बनाया गया है। चुराई हुई संपत्ति को रखने के संबंध में 410 से 414 तक के सेक्शंस थे पहले, अब इनको एक ही सेक्शन में समाहित करके 317 के अंतर्गत अपराध बनाया गया है। चीटिंग जिसको अपन छल बोलते थे, छल में 2-3 सेक्शन को मिला करके अब 318 के अंतर्गत अपराध बनाया गया है। इसके अलावा छद्म प्रसूतन द्वारा छल, कोई व्यक्ति किसी दूसरे का रूप धारण करके अगर छल करता है, जो 419 का महत्वपूर्ण प्रोविजन था उसको अब 319 के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है। इसके अलावा कूट रचना के जो अपराध थे उनको 336 के अंतर्गत अपराध बनाया गया है। इसके अलावा न्यायालय के अभिलेख या पब्लिक किसी दस्तावेज की कूट रचना 337 के अंतर्गत अपराध होगी।
मूल्यवान प्रतिभूति या बिल की रचना करने के संबंध में 338 के अंतर्गत अपराध होगा। इसके अलावा जो हम ये देखते थे कि हर केस में आ रहा था कि जान से मारने की धमकी दी, आपराधिक अभित्रास, जो 506 और 507 के अंतर्गत अपराध थे, उनको समाहित समेकित करते हुए 351 के अंतर्गत अपराध बनाया गया। इस प्रकार से ये बहुत संक्षिप्त जानकारी थी जो मैंने आपको दी। डिटेल जानकारी तो काफी है, एक्ट बहुत बड़ा है, तो उसके संबंध में सबको अभी शेयर कर देंगे बना करके। सब लोग डिस्कस भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, काफी बड़ा कानून है, लेकिन जो शॉर्ट में कंसाइज है वो जानकारी इतनी थी। अमूमन जब किसी चीज में बदलाव होता है तो लोगों के मन में ये होता है कि आखिरकार इन चीजों को बदल क्यों दिया गया है, क्या जरूरत थी इन चीजों को बदलने की। तो आम जनता को आराम से समझ में नहीं आ पाता है कि सरकार ने फैसला उठाया और बदल दिया और किताबें बदल दी, कितना नुकसान किया है, क्या होगा। तो इस जो बदलाव के पीछे आम जनता को क्या बेनिफिट है इस बदलाव के कारण। देखिए, कोई कानून जब बनता है तो उस समय की देश परिस्थितियों के हिसाब से कानून बनता है। पुराना कानून जो था भारतीय दंड संहिता, ये 1860 में बना था। उस समय कुछ ऐसे क्राइम थे जो अस्तित्व में ही नहीं थे। अब वर्तमान परिवेश में बहुत सारे ऐसे क्राइम आ गए, जैसे आप ये देखिए कि मॉब लिंचिंग के ऑफेंसेस आ गए। अब आप देखिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आ गए, बहुत सारे गिरोह हैं जो जमीनों पे कब्जा करना, बहुत सारे ऐसे कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित क्राइम होने लगे। इसके अलावा पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गए, पेपर लीक कराना, टिकट का पूरा रिजर्वेशन का सिस्टम खत्म करना। अब ये इलेक्ट्रॉनिक युग है, जैसे व्यापम और नीट वाला। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक युग है। तो अभी तक जितने जो लॉ था उसके अंतर्गत प्रोविजन ही नहीं थे उन चीजों को कवर करने के लिए। इसलिए बहुत आवश्यकता थी इस लॉ की कि नए जो ऑफेंसेस हो रहे हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहे हैं, उसके लिए प्रावधान नहीं था तो लोग दंडित नहीं होते, तो बच के निकल जाते थे, या उनको बहुत गुरुतर, बहुत कम दंड होता था। तो इन दंडों को डिफाइन भी किया गया है और उसके लिए प्रावधान भी करने के साथ साथ उसमें दंड का स्पेसिफिक और या गंभीर प्रावधान भी किए गए हैं। अभी तक आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी, उसके लिए स्पेसिफिक कोई प्रोविजन नहीं थे, कौन कौन से आतंकवादी कृत्य होंगे। लोग विदेश से भी इस देश की संप्रभुता, अखंडता को खंडित करने के लिए आप वो षड्यंत्र करते थे, उत्प्रेरित करते, दुष्प्रेरण करते थे, वो सारे ऑफेंसेस भी नहीं थे जो हम देखते हैं। तो ये सारी चीजों को आज के युग के हिसाब से बहुत परिवर्तित करना बहुत जरूरी था, इसलिए उसको परिवर्तित किया गया है। निश्चित रूप से इसको अभी थोड़ा सा लोगों के अंदर ये है कि ये क्या कानून नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। मोस्टली लॉ जो पुराना था, जो पहले अपराध थे वो अपराध ज्यों के त्यों रखे गए हैं, वो अपराध हटाए नहीं गए हैं। कुछ नए जो युग के हिसाब से नए ऑफेंसेस आ गए थे उनको जोड़ा गया है। अब जनता को कानून में ज्यादा वो नहीं है, अगर कोई लिटिगेशंस आते हैं तो एडवोकेट्स देखते हैं, तो उसमें उनको परेशानी की कोई बात नहीं है। उनको इस बात से सुरक्षित महसूस करेंगे। बहुत सारे ऑफेंसेस थे जिन पे वो कारगर दंड नहीं होता था या अपराध की श्रेणी में नहीं आते थे, तो वो आने लगे हैं, उनको जनता को इससे न्याय मिलेगा। एक चीज और है कि जैसे अब लग रहा है कि कानून में परिवर्तन हो गया है, तो लोगों को लगता है सभी लोग स्टूडेंट हो गए हैं, अब सबको पढ़ने की जरूरत है, तो बहुत आसानी से, क्योंकि लगातार काम चल ही रहा है, न्यायालय में काम हो रहा है, लोगों को रोज उनसे ताल्लुकात भी पड़ेगा। तो जो नए लोग हैं और जो लोग अभी बीच में पढ़ते भी नहीं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे आसानी से वो इस लॉ को समझ सकते हैं। देखिए, मैं आपको आपने अच्छी बात बोली कि सब लोग स्टूडेंट जैसे हो गए हैं जी। वकील के बारे में मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं। किसी लेखक ने लिखा है कि एडवोकेट इज मास्टर ऑफ नन बट एडवोकेट इज मास्टर ऑफ नन बट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। मतलब वो किसी विधा का मास्टर नहीं होता वकील, लेकिन हर विधा पे काम करता है। जैसे हम डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन जब कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर एविडेंस देने आता है तो उससे जिरह करते हैं। कोई हैंड राइटिंग एक्सपर्ट आता है तो उससे हम प्रतिपरीक्षण करते हैं। कोई ये मान के चलिए कि साइंटिस्ट आता है FSL का, तो उससे भी हम जिरह करते हैं। तो हमको पूरी जिंदगी पढ़ना होता है। एडवोकेट हमेशा स्टूडेंट रहता है, क्योंकि नया लॉ रोज आ रहा है, नए माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इंटरप्रिटेशन आ रहे हैं, जजमेंट आ रहे हैं, तो हम तो हमेशा स्टूडेंट रहते हैं। तो इसलिए हमको उससे कोई बहुत ज्यादा परेशानी होने की बात नहीं है। वकील को कहते हैं कि एक लेखक ने लिखा है कि एडवोकेट शुड वर्क लाइक अ हॉर्स एंड लिव लाइक अ हर्मिट। उसको घोड़े की तरह काम करना होता है, मेहनत करना होता है सबको न्याय दिलाने के लिए, और एक सादा जीवन
साधु की तरह उसके जीवन जीना पड़ता है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक पढ़ने की बात है तो ये तो हमारी सतत प्रक्रिया है। हाँ, निश्चित रूप से नया कानून आया है तो अभी जो एडवोकेट्स भी तैयार नहीं हैं, जजेस भी पढ़ेंगे, क्योंकि किस धारा की जगह कौन धारा आ गई, उसमें क्या परिवर्तन आया है, इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डायरेक्शंस हैं। लीगल जो सर्विस अथॉरिटी है बनी हुई है उसकी तरफ से अभी कई सेमिनार हो चुके हैं। लगातार सेमिनार पूरे देश के अंतर्गत जारी हैं वकीलों और जजेस के साथ में। जो उसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ ट्रेनिंग प्रशिक्षण की जारी हैं। और हम लोग भी ये प्रयास करेंगे कि हमने अपने कलीग्स को भी जैसे मैं आपको दिखाऊं, मैंने एक पेज में एक ग्लांस में ये बनाया हुआ है, क्योंकि अभी हम भी उनको हमें भी याद करने में टाइम लगेगा। तो एक पेज में ये जो प्रावधान है उनकी झलक है। एक पेज में ये है मैंने बनाया हुआ है जिसमें कि जो पुराने सेक्शन थे उसकी जगह नए सेक्शन जो बेसिक यूज होते हैं ज्यादातर जी, तो ऐसे शॉर्ट नोट्स भी हम लोगों को तैयार कर रहे हैं। अभी अन्य लॉ में भी तैयार करके हम अपने कलीग्स के साथ इसको शेयर कर देंगे, व्हाट्सएप में डाल देंगे, तो उससे आदान प्रदान हो जाएगा और सब लोग तैयार हो जाएंगे। इसमें एक और अभी जैसे चर्चा हो रही थी तो थर्ड जेंडर को भी शामिल किया गया है, जो किन्नर जाति के समुदाय के लोग आते हैं, उन लोगों के लिए क्या इसमें डाला गया है? देखिए, अभी तक जो लॉ था उसमें लिंग की परिभाषा थी जी, तो उसमें पुरुष और महिला था। तो जब कोई ऑफेंस की बात आती थी तो फिर ये होता था कि भाई ये इस परिधि में आएंगे क्या उस परिधि में आएंगे, तो अब ट्रांसजेंडर को समाहित कर दिया गया। तो अब कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली कि कोई लेकुना या लॉ का लाभ लेकर के या कमी का लाभ लेकर के कोई व्यक्ति उसका लाभ ले पाएगा बरी होने के लिए या सजा कराने के लिए, तो वो उसका भी लाभ मिलेगा क्योंकि वो भी समाज के अंग है। तो इसमें जेंडर के ऊपर भी काम किया गया है। बहुत सारी चीजें थी जो कमी थी उसकी पूर्ति की गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन बिंदुओं पर हमें जानकारी दी। और अभी 2 कानून ऐसे हैं जो अभी बाकी हैं। इस मामले में हम एक और इंटरव्यू करेंगे, उसमें जानेंगे। हमारे बीच मौजूद थे सीनियर अधिवक्ता राजेंद्र गुप्ता जी, जिन्होंने बहुत बिंदुवार जानकारी हमको दी है और आगे भी इस तरह की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।